वेलकम टू स्टडी विद नेहा। दिस इज नेहा खुराना। सो गाइज, आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी क्लास 6 साइंस के एमसीक्यू क्वेश्चंस, जिसमें मैंने आपसे लेसन 8 तक डिस्कस कर लिया था। तो आज बारी है लेसन नंबर 9 और लेसन नंबर 10 की डिस्कस करने की। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी आज का वीडियो, क्योंकि मैं आपको 6 से 10 तक की साइंस के एमसीक्यू क्वेश्चंस करवाऊंगी। तो हर एक वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी आप सबके लिए। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि जो हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें एनसीईआरटी तो मस्ट है ही है। तो हम पूरा चैप्टर नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन एमसीक्यू क्वेश्चंस के द्वारा हम ये जान सकते हैं कि इस चैप्टर में है क्या, और वही हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। तो स्किप मत कीजिएगा, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतों पर बकरी और याक देखने को मिलते हैं, समुद्र तटों पर केकड़े और मछलियाँ, मरुस्थल में कौन सा जीव जो है दिखाई देता है। तो ये एक विशेषता बताई जा रही है कि पर्वतों पर तो मिलते हैं बकरी और याक, समुद्र तट पर मिलते हैं केकड़े और मछलियाँ। यहाँ आपको जो है 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। तो जो इसमें से ग यानी जो ऊँट है वो सही ऑप्शन है। मरुस्थल में, जो मतलब रेगिस्तान जिसको कह सकते हैं, वहाँ पर आपको ऊँट दिखाई देता है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मरुस्थल में जल बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होता है। ऊँट के पैर जो इसमें बहुत लंबे होते हैं, जो मरुस्थल की गर्मी उससे दूर रखते हैं। मूत्र जो है इसमें कम मात्रा में बनता है और पसीना भी नहीं आता है। तो ये विशिष्ट संरचनाएं एवं स्वभाव की उपस्थिति क्या कहलाती है? ये गाइस अनुकूलन कहलाती है। अनुकूलन मतलब कि जो पर्यावरण में जितनी भी ये विविधताएं आपको देखने को मिल रही हैं, उसमें जो ये ऊँट है किस तरह अपने आप को एडजस्ट करता है, तो ये अनुकूलन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। कुछ जीव हमें पानी में नजर आते हैं, कुछ जमीन पर आते हैं और कुछ तटों पर आते हैं। मरुस्थल पर किसी सजीव का वह प्रवेश जिसमें वह रहता है, तो वो क्या कहलाता है? तो वो एक तरह का आवास कहलाता है, कि जो मरुस्थल में जितने भी जीव सजीव रहते हैं, तो जो वहाँ पर रहते हैं, तो रहने के स्थान को हम क्या कहते हैं? आवास कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। जलाशय, दलदल, झील, नदियाँ और समुद्र जहाँ पौधे और जंतुएं रहते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? वो जलीय आवास कहलाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल आसान से क्वेश्चंस हैं ये। किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव, पौधे और जंतु जैव घटक होते हैं, पर उसके साथ चट्टान, मिट्टी, वायु, जल जैसे अनेक निर्जीव वस्तु आवास के घटक कहलाती है। तो वो क्या कहलाती हैं? ये सभी के सभी क्या है? अजैव घटक कहलाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मरुस्थल में इनमें से कौन नहीं रहता है? कैक्टस रहता है, उसमें सांप भी रहता है, चूहे रहते हैं, लेकिन इसमें शेर नहीं रहता है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन की ओर। कैक्टस के पौधे में जल संरक्षण के लिए क्या अलग होता है? पत्तियां जो होती हैं वो कांटों का रूप ले लेती हैं। पत्तियां बहुत ही कम और अनुपस्थित होती हैं। तना जो होता है मोम की एक मोटी परत से ढका होता है। तो मैं आपको कह दूं कि ये कैक्टस की एक विशेषताएं हैं। ठीक है, जो आपको ये चीज़ ये तीनों की तीनों याद रखनी है। डी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से जो है हमने अलग छांटना है। डॉल्फिन है, व्हेल है और केकड़ा है। ये आपको तीनों ही जो है पानी में दिखेंगे, लेकिन जो हिरण है वो आपको स्थल में दिखता है। आगे बढ़ते हैं। सजीवों का वह लक्षण, वृद्धि करना, श्वसन, प्रजनन, उद्दीपन आदि। अब इन ये आपको 4 जो दिए गए हैं, ऑप्शन दिए गए, इनमें से हमने सजीव छांटना है, जिसमें सभी की सभी ये प्रक्रियाएं होती हैं। वृद्धि करना, श्वसन है, प्रजनन है, उद्दीपन है। तो ये मशरूम में जो है ये चीज़ होती है। आगे बढ़ते हैं। कुछ पौधों के पुष्प सूर्यास्त के बाद जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं, जैसे सूर्यमुखी, और कुछ केवल रात्रि के समय ही खिलते हैं। एक ऐसा पौधा जो उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करता है। ये 4 ऑप्शन आपको गाइस दिए गए हैं। तो गुल मेहंदी जो है इसमें से राइट ऑप्शन है, याद रखिएगा। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। जंतु प्रजनन द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं। कुछ जंतु अंडे देते हैं, कुछ जंतु शिशुओं को जन्म देते हैं। बच्चों को जन्म देने वाले क्या कहलाते हैं? जो बच्चों को जन्म देते हैं वो स्तनपायी कहलाते हैं। याद रखिएगा, स्तनपायी कहलाते हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं। अलग इसमें से हमने छांटना है। ऊन है, बल्ब है, नमक है और केंचुआ है। देखिए, ये सब तो कह सकते हैं कि एक तरह की चीजें हैं, लेकिन एक तरह का जानवर कह सकते हैं कि जो केंचुआ है इसमें अलग है। तो गाइज, इस तरह जो ये हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। 9 चैप्टर सजीव है, उनका परिवेश। मैं आपको बता दूं कि सिर्फ इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से बनते हैं जो हमें याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे 10th चैप्टर की ओर। गति व दूरियों का मापन। देखते हैं इस चैप्टर में क्या है।
यदि हमें मंगल ग्रह पर जाना हो तो यह कार्य यातायात के द्वारा किस साधन द्वारा होगा? हमें अगर मंगल ग्रह द्वारा जाना है तो हम किस साधन के द्वारा जाएंगे? तो हम अंतरिक्ष यान से जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। आपके ज्योमेट्री बॉक्स की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। आपकी नोटबुक की लंबाई ज्योमेट्री बॉक्स की लंबाई की 1.5 गुनी है। याद रखिएगा कि 1.5 गुनी है, तो नोटबुक की लंबाई क्या होगी? ध्यान से सुनिए, 30 सेंटीमीटर होगी। 20 सेंटीमीटर है तो 1.5 इसमें इंक्लूड कर दिया, उससे 1.5 गुनी है तो 30 सेंटीमीटर होगा। आगे बढ़ते हैं। लंबाई का मानक मात्रक क्या है? ये हम सबको पता है कि मीटर है। आगे बढ़ते हैं। 1 मिलीमीटर मीटर का कौन सा भाग है? 1/1000वां भाग है। याद रखिएगा। वस्तु के एक सिरे का पठ्यांक 1.0 सेंटीमीटर है, दूसरे सिरे का पठ्यांक 14.3 सेंटीमीटर है। वस्तु की इसमें लंबाई क्या होगी? वो होगी 13.3 सेंटीमीटर। याद रखिएगा। घड़ी की सुई की गति कैसी होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसको कहूंगी। काफी बार ये पूछा गया है और ये चीज आपको पता भी होनी चाहिए कि घड़ी की सुई की गति कैसी होती है। तो वर्तुल और आवर्ती जो ये दोनों प्रकार की घड़ी की सुई की गति होती है। आगे बढ़ते हैं। जिस गति में वस्तु इस प्रकार गति करती है कि उस वस्तु की किस नियत बिंदु से दूरी जो है समान रहती है, तो उस गति को हम क्या कहते हैं? उस गति को हम कहते हैं वर्तुल गति। आगे बढ़ते हैं। जिस गति में वस्तु निश्चित समय अंतराल के बाद वापस उसी स्थान पर आ जाती है, एक निश्चित समय है, एक उसके बाद वो दोबारा उस चीज पर वापस आ जाएगी, तो वो गति क्या कहलाएगी? वो आवर्ती गति कहलाएगी। 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू मीटर। कितने मीटर होगा? 1/10 मीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो 1/10 मीटर। आगे बढ़ते हैं। 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं? तो 0.001 जो है इतने किलोमीटर होते हैं। तो 1 मीटर में इतने, और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ठीक है। तो हमसे पूछा है कि 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं? तो 0.001। आगे बढ़ते हैं। एक पेन के एक सिरे का पठ्यांक 3.0 सेंटीमीटर है, दूसरे का 13.1 सेंटीमीटर है। तो पेन की लंबाई कितनी होगी? 10.1 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा। एक वक्र रेखा की लंबाई कैसे मापेंगे आप? अगर हमने वक्र रेखा की लंबाई मापनी है तो कैसे मापेंगे उसको? हम स्केल और डोरी दोनों से मापेंगे। तो गाइज ये था हमारा 10th चैप्टर जो कि कंप्लीट हो गया है। 6th क्लास के मैंने आपको 10th चैप्टर तक कंप्लीट करवा दिया है। बाकी के 6 चैप्टर और है, वो भी मैं आपको जल्दी करवाऊंगी। इसके बाद ही मैं एक वीडियो और बना लूंगी, तो वो दोनों ही आपको जो है आज मिल जाएंगी। होप सो मिल जाएंगी। और इस तरह जो है हमारी 6th क्लास की साइंस जो है बिल्कुल खत्म होने के कगार पर आ जाएगी। फिर 7th को स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ में जो बेल आइकन है उसको हिट जरूर कीजिएगा, तभी आपको मेरी सारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलेगी। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।